हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। बच्चों, इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट से जुड़ी छोटी छोटी बातें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है वन बाय वन सारे टॉपिक से कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक कंट्री की डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, हमने देखा अब तक कि डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनके बेसिस पे हम डेवलपमेंट का कोई सिंगल मीनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि डेवलपमेंट का मीनिंग जो है वो हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। अब वो कैसे डिफरेंट है, क्योंकि हर पर्सन के गोल अलग है, डिफरेंट पर्सन की लाइफ सिचुएशन अलग अलग है, लाइफ सिचुएशन अलग है तो उनके गोल्स अलग हैं, और गोल्स अलग हैं तो उनका डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो उनके नोशंस हैं, डेवलपमेंट का जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीनिंग है वो अलग अलग है। ठीक है, सेम वे से हमने नेशन की डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट सीखा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक कंट्री की डेवलपमेंट कैसे मानी जाए, कि एक कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो हमने देखा कि कंट्री के डेवलपमेंट को लेके भी हर पर्सन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। हमने रियल लाइफ सिचुएशन में भी हमने अलग अलग लोगों से पूछा तो हर पर्सन ने अपना अलग व्यू दिया, यानी कि हर पर्सन का डेवलपमेंट को लेके जो ओपिनियन होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि पर्सन के गोल अलग हैं, गोल अलग हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग है। अगर किसी पर्सन का गोल है कि पूरी कंट्री के अंदर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हों, तो यानी कि अगर उस कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो जाएंगी तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। कोई पर्सन कहेगा कि कंट्री में अच्छे रोड्स बन जाएं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई अवेलेबल हो, तो अगर ये गोल्स फुलफिल हो जाएंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। कोई पर्सन कहेगा कि कंट्री के अंदर बेटर क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो। ठीक है, हर चिल्ड्रन को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो अगर क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो जाएगी कंट्री के अंदर तो यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर है। इंडिविजुअल की डेवलपमेंट एज वेल एज नेशन की डेवलपमेंट, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, दोनों को देखें तो दोनों के रिस्पेक्ट में लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, यानी कि डेवलपमेंट का कोई एक सिंगल मीनिंग नहीं है। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हम किसी पर्सन को ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि अगर ये गोल फुलफिल हो जाए तो यानी कि कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि हर पर्सन का गोल डिफरेंट है। एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल फुलफिल करने से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलपमेंट का मीनिंग है अगर वो फुलफिल हो गया, यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हो गई, तो हो सकता है किसी अदर पर्सन का कोई और गोल हो डेवलपमेंट को लेके। तो यानी कि हर पर्सन का डेवलपमेंट को लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है। अब हम यही चैप्टर सीख रहे हैं, इस चैप्टर में हम वन बाय वन यही कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि कंट्री की डेवलपमेंट कब मानी जाती है। उससे पहले हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक सीखे। ठीक है, तो बच्चों हम एनसीईआरटी बुक से अपने इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आप अपनी बुक ओपन कर लो, बुक के अंदर ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, वो आप ओपन कर लीजिए। उसके एक बार हम इस चैप्टर के कंटेंट्स डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए और कौन कौन से हमारे रिमेनिंग है। देखो, हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया जिसके अंदर हमने डिफरेंट पर्सन के जो डिफरेंट गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग वो सारे हमने डिस्कस किए। देन हमने इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में बात करी कि जिसमें हमने ये देखा कि इनकम ही मेन गोल नहीं होता, यानी कि एक पर्सन की डेवलपमेंट अगर करनी है, मीन्स अगर हमारा पर्पस है कि इस पर्सन की डेवलपमेंट हो, तो ना सिर्फ इसके इनकम गोल्स फुलफिल हो बल्कि इनकम के अलावा जो उसके अदर गोल्स होते हैं वो फुलफिल होने भी जरूरी हैं अलोंग विद इनकम गोल्स, ताकि उस पर्सन की डेवलपमेंट हो। ठीक है, सिर्फ पैसा अर्न करना ही मेन गोल नहीं होता किसी पर्सन का। इनकम अर्न करने के साथ साथ जो उसके अदर गोल्स होते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ठीक है, ये सब क्या है, इक्वालिटी, ये सब अदर गोल्स में आते हैं जो कि इनकम के अलावा ये सभी गोल्स भी सेटिस्फाई होने जरूरी हैं एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए। देन नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट में हमने ये देखा कि नेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी, मींस एक कंट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी हर पर्सन का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, देन हमने देखा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हमने लास्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट किया था जिसमें हमने ये देखा था
कि अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हमने कुछ क्राइटेरिया लिए, क्योंकि अगर आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स लेके चलोगे, उन सभी एस्पेक्ट्स के बेसिस पे ही आप दो चीजों को कंपेयर करोगे। तो सेम वे से हम कंट्रीज को अगर कंपेयर करते हैं तो भी हम कुछ क्राइटेरिया लेके चलते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया इनकम का क्राइटेरिया, ठीक है। बेसिकली हम अगर दो कंट्रीज को कंपेयर करने लगे तो बेसिकली हम इनकम का ही क्राइटेरिया लेके चलते हैं। हर जनरल पर्सन इनकम के क्राइटेरिया के बेसिस पे ही कंट्रीज को कंपेयर करके ये कंक्लूड करता है कि दिस कंट्री इज डेवलप्ड और दिस कंट्री इज अंडर डेवलप्ड, ठीक है। तो यानी कि बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, इनकम का क्राइटेरिया। तो हमने लास्ट क्लास में इनकम का ही बेसिक क्राइटेरिया डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ये देखा कि इनकम का जो क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पे जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमने लिया टोटल इनकम। हमने कहा कि जनरली हम क्या करते हैं, जनरली जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों कंट्रीज की टोटल इनकम को कंपेयर करेंगे, जिसकी टोटल इनकम ज्यादा होगी वो कंट्री उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड मानी जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। मींस टोटल इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसी की टोटल इनकम ज्यादा होगी, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी टोटल इनकम ज्यादा है तो ये कंट्री डेवलप्ड है। नहीं, हमें कुछ और चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ इनकम, टोटल इनकम के बेसिस पे नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम के बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। एवरेज इनकम मींस पर कैपिटा इनकम। लास्ट क्लास में हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में सीखा था। पर कैपिटा इनकम क्या होती है बच्चों, मींस उस कंट्री के अंदर हर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम अर्न की जा रही है एक साल के अंदर, ये चीज होती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। पूरी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रेजिडेंट्स के द्वारा जितनी भी इनकम कमाई जा रही है, टोटल इनकम को हमने एक्यूमुलेट करके उस टोटल इनकम को हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया कि उस कंट्री में कितने लोग हैं, उन पॉपुलेशन से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें एवरेज इनकम पर पर्सन ऑफ दैट कंट्री हमने फाइंड आउट कर ली। यानी कि उस कंट्री के हर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम कमाई जा रही है। तो हम जनरली क्या करते हैं, एवरेज इनकम के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। दो कंट्रीज हमने ली, उनको कंपेयर करना है तो हम उनकी एवरेज इनकम देखेंगे। जिसकी एवरेज इनकम ज्यादा होगी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्री डेवलप्ड होगी, ना कि टोटल इनकम के बेसिस पे, ठीक है। तो एवरेज इनकम के बेसिस पे हमने कंट्रीज को कंपेयर कर लिया। लेकिन हमने एक तीसरा पॉइंट और डिस्कस किया था बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम ही सफिशिएंट नहीं होती कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। एवरेज इनकम के साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि वो इनकम उस कंट्री के सभी रेजिडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसीडर करना जरूरी होता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज द थर्ड क्राइटेरिया दैट वी यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया जो हम लेके चलते हैं, टोटल इनकम इज नॉट ए यूजफुल मेजर। उसके बाद हमने लिया एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम भी एक यूजफुल मेजर नहीं है। एवरेज इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, उस कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग हो रहा है, ये ध्यान रखना भी जरूरी होता है दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। अगर उस कंट्री, सपोज एक कंट्री है उसकी एवरेज इनकम ज्यादा है, दूसरी कंट्री की एवरेज इनकम कम है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी एवरेज इनकम ज्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड है और जिसकी कम है वो अंडर डेवलप्ड है। लेकिन हो सकता है कि जिस कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा है उस कंट्री के लोगों के बीच में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही ना हो। वहां पर कुछ लोग तो एक्सट्रीमली रिच हो और कुछ लोग एक्सट्रीमली पुअर हों, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो कंट्री सही मायनों में तो डेवलप्ड नहीं मानी जाएगी ना। सही मायने में एक्चुअल में वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाती है जिसकी एवरेज इनकम ज्यादा तो होती है, साथ ही वो एवरेज इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती है उस कंट्री के रेजिडेंट्स के बीच में, ठीक है। तो यानी कि इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी होता है अलोंग विद हायर एवरेज इनकम, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि दो अलग अलग कंट्रीज हैं, उनमें क्या था, दो अलग अलग कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम थी। हमने कैलकुलेट किया
प्रॉपर डाटा के साथ हमने कैलकुलेट किया, दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम 10,000 एंड 10,000 थी, तो हम किस कंट्री को डेवलप्ड कहेंगे और किसको अंडर डेवलप्ड कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि दोनों कंट्रीज की इनकम जो है वो एवरेज इनकम सेम है, यानी कि दोनों इक्वली डेवलप्ड है, तो हम किसी भी कंट्री का रेजिडेंट बनने के लिए एग्री हो जाएंगे। लेकिन हमें इसके अलावा ये भी देखना है कि दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम है, लेकिन किस कंट्री के अंदर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने देखा एक कंट्री थी ए और एक बी। ए कंट्री के अंदर एवरेज इनकम 10,000 ही है, बट उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। लेकिन बी कंट्री हमने देखी, उसके अंदर 4 लोग, सपोज हमने 5 लोग लेके चले, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने एग्जांपल लिया कि उस कंट्री के अंदर 5 लोग हैं, उनमें से 4 की इनकम तो बहुत ज्यादा कम है और एक पर्सन ऐसा है जिसकी इनकम एक्सट्रीमली हाई है, तो यानी कि इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम किस कंट्री का रेजिडेंट बनना प्रेफर करेंगे? किस कंट्री को हम डेवलप्ड कंसीडर करेंगे? ए कंट्री को। भले ही एवरेज इनकम दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी ए कंट्री ज्यादा डेवलप्ड क्यों मानी गई? क्योंकि ए कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो अब हमने ये सीखा कि जब हम इनकम का क्राइटेरिया लेके चलते हैं अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, तो ना सिर्फ एवरेज इनकम बल्कि इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी ध्यान में रखते हैं डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि यहां तक हमने इनकम क्राइटेरिया तो समझ लिया अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। अब हम इनकम क्राइटेरिया के साथ साथ हम कुछ अदर क्राइटेरियाज भी लेके चलेंगे। ठीक है, इनकम क्राइटेरिया तो समझ लिया कि टोटल इनकम, एवरेज इनकम, देन इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कुछ अदर क्राइटेरियाज लेके चलेंगे जिनके बेसिस पे हम कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था, आप रियल लाइफ का कोई एग्जांपल लेके चलो, स्टूडेंट्स को आप कंपेयर कर रहे हो, एक स्टूडेंट एकेडमिक में स्ट्रॉन्ग है, उसकी पढ़ाई में ज्यादा उसका इंटरेस्ट है, तो एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग है, तो वो एकेडमिक्स में तो इंटेलिजेंट कंसीडर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्पोर्ट्स की टीम में अगर उसी स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके साथ दूसरे स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे, तो जो स्टूडेंट एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग था वो स्टूडेंट्स पुअर कहलाएगा। स्पोर्ट्स के क्राइटेरिया से अगर हम देखें, तो गेम्स के क्राइटेरिया से देखें तो यानी कि सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंक्लूड नहीं कर सकते। हमें जो अदर क्राइटेरियाज होते हैं उसको भी इक्वली लेके चलना होता है, इक्वली उनको भी कंसीडर करना होता है अलॉन्ग विद इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अब अदर क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं? जैसे कि उस कंट्री के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, उस कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो कितना लिटरेट है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना डाउन है। ठीक है, तो इन चीजों के बेसिस पे भी हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, उस कंट्री का लिटरेसी रेट, उस कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो हम अदर क्राइटेरियाज लेके चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो स्टेट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड माना जाएगा, उसको जब हम अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर करेंगे तीनों स्टेट्स को, तो हम देखेंगे कि जो इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे जो स्टेट डेवलप्ड माना गया था, क्या वो अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे भी डेवलप्ड है। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो आप कंपैरिजन करते हो अलग अलग कंट्रीज का, वो आपका सही है या नहीं है। देखो, हम लेकर चलते हैं टेबल 1.3। आपको क्या शो कर रहा है बच्चों? आप अपनी बुक का पेज ओपन करो जिसमें आपको ये टेबल शो हो रहा है, टेबल 1.3। जल्दी से ओपन करो क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक से ही इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो आपने अपनी बुक का पेज ओपन कर लिया। अब ये टेबल आपको क्या शो कर रहा है? पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स। कुछ स्टेट्स की हम एवरेज इनकम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब हम इनकम क्राइटेरिया लेके चलते हैं कंपेयर करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स को या कंट्रीज को, तो हम टोटल इनकम नहीं लेके चलते, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम हम लेकर चलते हैं। तो हमने क्या किया, इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो दिस इज अवर इनकम क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, इनकम क्राइटेरिया लिया हमने, पर कैपिटा इनकम देखी तीनों स्टेट्स की। हरियाणा की है 1,80,174, केरला की है 1,63,475 एंड बिहार के 34,409। ठीक है, हमने तीनों की पर कैपिटा इनकम देखी। चलो, अब इसमें हमने क्या कंक्लूड किया कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा जो है वो डेवलप्ड है।
और इस टेबल के अंदर आपको कौन सा स्टेट जो है वो लेस डेवलप्ड दिख रहा है? ये सबसे फर्स्ट नंबर पे डेवलप्ड है, उसके बाद है केरल, एंड देन सबसे लेस डेवलप्ड स्टेट कौन सा है? बिहार। क्योंकि आपको शो हो रहा है, आप देख पा रहे हो बच्चों टेबल से ही कि बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा डाउन है। ठीक है, सबसे डाउन है बिहार की इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो बिहार हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लेस डेवलप्ड है। और हरियाणा की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा जो है वो डेवलप्ड माना जाएगा। चलो, हमने पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे तो अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर कर लिया, यानी कि इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे तो कंपेयर कर लिया, और हरियाणा जो है वो हमारा डेवलप्ड स्टेट कंक्लूड हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे भी हरियाणा ही डेवलप्ड निकलेगा। चलो कंपेयर करते हैं हम सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरल एंड बिहार। अब टेबल 1.4 ओपन कर लो बच्चों आप। अब टेबल 1.4 में हम इन तीनों स्टेट्स को इनकम के अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर करेंगे और लिटरेसी रेट का क्राइटेरिया लेके चलेंगे उनको तीनों स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। यानी कि अब हम इनकम के अलावा दो अदर क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट। ठीक है, हमने देखा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बच्चों कि एक साल में किसी स्टेट में 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हुई है। इन्फेंट मींस वो बच्चे जो कि 1 ईयर से भी कम की एज के होते हैं। ठीक है, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें क्या शो करती है कि एक स्टेट के अंदर एक साल में 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हुई है। ठीक है, अगर 1000 में से 300 बच्चों की डेथ हुई है एक स्टेट में एक साल में, तो यानी कि 30% हमारा क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, 1000 में से अगर 300 की डेथ हुई है, 300 इन्फेंट ऐसे हैं जिनकी एक साल में डेथ हुई है, तो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विल बी 30%। तो अब आपको ये तो समझ आ गया। अब हमने देखा कि हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 30%, केरला का है 10% एंड बिहार का है 35%। सबसे पहले हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। हमने देखा कि हरियाणा में एक साल में 1000 में से आप 100 में से लेके चलो, जैसे कि आप 30% लेके चल रहे हो, आप 100 में से भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा कि हरियाणा में एक साल में 1000 में से 300 बच्चों की डेथ होती है। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 30%। फिर हमने देखा केरला में एक साल में 1000 में से सिर्फ 100 बच्चों की डेथ होती है, 100 इन्फेंट्स की डेथ होती है एक साल में, तो यानी कि केरल का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 10%। एंड देन हमने बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा। हमने देखा कि बिहार में एक साल में 1000 में से 350 बच्चों की डेथ होती है, 350 इन्फेंट्स की डेथ होती है, तो यानी कि बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हो जाएगा, 35%। ठीक है, तो अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों, इसमें से आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पर इस डाटा के बेसिस पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा स्टेट है जो कि डेवलप्ड है और कौन सा है जो अंडर डेवलप्ड है। केरला जो है यहाँ पर वो डेवलप्ड माना जाएगा। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीनों स्टेट्स को कंपेयर करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो केरला जो है वो डेवलप्ड माना जाएगा, क्योंकि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। ठीक है, लेकिन हरियाणा जो कि इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे डेवलप्ड माना गया था, अब हमने उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पे कंपेयर किया अदर स्टेट्स के साथ, तो हमने पाया कि हरियाणा जो है वो डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि हरियाणा की भले ही एवरेज इनकम ज्यादा है लेकिन वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है एज कंपेयर टू केरल। ठीक है, तो इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने देखा था कि हरियाणा केरला से ज्यादा डेवलप्ड था, लेकिन जब हमने अदर क्राइटेरिया लिया तो हरियाणा लेस डेवलप्ड माना गया एज कंपेयर टू केरल। ठीक है, और बिहार सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड माना गया, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, तो ये अंडर डेवलप्ड माना गया कि वहां पर एक साल में 1000 में से 350 बच्चों की डेथ होती है। ठीक है, तो बिहार जो है वो सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड माना गया। तो आपने क्या कंक्लूड किया बच्चों कि
सिर्फ एक इनकम का क्राइटेरिया नहीं होता किसी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंसीडर करने के लिए, जो कि हम जनरली लेकर ही इनकम का क्राइटेरिया लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम गलत है ना, हमने अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे देखा, तो जो कंट्री इनकम के, जो स्टेट इनकम के क्राइटेरिया के बेसिस पे डेवलप्ड था वो अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे लेस डेवलप्ड निकला, ठीक है। अब हम एक अदर क्राइटेरिया भी लेके चलते हैं, लिटरेसी रेट लेके चलते हैं। लिटरेसी रेट के बेसिस पे हम इन तीनों स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। हरियाणा में लिटरेसी रेट है 82%, केरला में है 94% एंड बिहार में है 62%, ठीक है। हरियाणा में लिटरेसी रेट है 82, बिहार में 94, केरला में 94 एंड बिहार में 62। तो अब हम यहाँ पर क्या कंपेयर कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें लिटरेसी क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट मींस, लिटरेसी रेट का मतलब होता है लिटरेट लोगों का मतलब है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। कि 1000 में से, जैसे आप 100 में से लेके चल लो कि 100 में से 82% हरियाणा के ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 1000 में से 820 पीपल ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। तो यानी कि 100 में से अगर 82% ऐसे हैं जो कि लिटरेट हैं, लिटरेट मींस पढ़े लिखे हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट मींस कितने लोग, कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो डेवलप्ड, मींस कितने परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो कि लिटरेट है, मींस पढ़ी लिखी है, ठीक है। हरियाणा में 100 में से 82 लोग ऐसे हैं, हम एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं ना कि अगर जितनी पॉपुलेशन होगी उसका कितना परसेंट माना जाएगा। जैसे 100 में से 82% लोग ऐसे हैं जो कि लिटरेट है, केरल में 94%, 100 में से 94 लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं एंड बिहार में 100 में से 62 लोग पढ़े लिखे हैं। तो यानी कि लिटरेसी रेट जो है वो किसका सबसे ज्यादा है, केरला का, यानी कि केरला जो है वो डेवलप्ड कंसीडर होगा। हरियाणा केरला के बाद सेकंड नंबर पे डेवलप्ड माना जाएगा और बिहार जो है वो अंडर डेवलप्ड माना जाएगा, क्योंकि बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है और वहां पर लिटरेसी रेट भी कम है, ठीक है। तो बिहार जो है वो अंडर डेवलप्ड माना जाएगा, ठीक है। समझ में आई बच्चों आपको? अब आपने खुद से देखा, अब यहाँ पर हमने लिटरेसी रेट लिया, साथ में आपको अटेंडेंस रेशियो भी गिवन है कि लिटरेट तो हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, 100 में से 82% ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसमें से कितने लोगों ने स्कूल अटेंड किया है। नेट अटेंडेंस रेशियो भी गिवन है कि 100 में से कितने लोगों ने स्कूल अटेंड किया है। 100 में से सिर्फ 61 लोग ऐसे हैं, 61 पीपल जिन्होंने स्कूल अटेंड किया है। और जो केरल है, केरल स्टेट के अंदर 100 में से 83% ऐसे हैं, 100 में से 83% जिन्होंने स्कूल को अटेंड किया, ठीक है। मीन स्कूल में जाके एजुकेशन गेन करी है, ठीक है। वो लिटरेट तो हैं बट जो स्कूल भी जाते हैं उनमें हैं 83% लोग। एंड जो बिहार है वहां पर 100 में से 43% ऐसे होते हैं जो कि स्कूल जाते हैं, मीन्स जिन्होंने स्कूल अटेंड किया है। तो यानी कि बिहार के अंदर 43% लोग हैं जिन्होंने स्कूल अटेंड किया है। तो यानी कि जो केरल है वहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने स्कूल अटेंड किया है, तो केरल जो है वो यहाँ पर भी डेवलप्ड माना जाएगा। बिहार में सबसे कम लोगों ने स्कूल अटेंड किया, तो बिहार जो है वो अंडर डेवलप्ड ही कंसीडर होगा, ठीक है। एंड देन हमने हरियाणा को लिया, तो हरियाणा जो केरल है, केरल के बाद हरियाणा जो है वो लेस डेवलप्ड माना जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट कौन सा है, केरल, क्योंकि यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, लिटरेसी रेट भी ज्यादा है और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो है उन्होंने स्कूल अटेंड किया है, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या कंक्लूड किया इस टेबल से? इस टेबल को और इनकम क्राइटेरिया वाले टेबल को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या मानकर चलेंगे कि इनकम के बेसिस पे तो हरियाणा डेवलप्ड था, इनकम क्राइटेरिया लिया तो हरियाणा जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट निकला। लेकिन जब हमने अदर क्राइटेरिया लिए तो हरियाणा जो है वो सेकंड डेवलप्ड है, मींस वो हरियाणा जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। जब हमने अदर क्राइटेरिया लिए तो केरल जो है वो हमारे लिए डेवलप्ड स्टेट कंसीडर किया गया। तो यानी कि
जो आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे सभी स्टेट्स को या कंट्रीज को कंपेयर करते हो तो वो आपका क्राइटेरिया गलत है। सिर्फ इनकम ही नहीं बल्कि हमें अदर क्राइटेरिया, जैसे कि अभी हमने लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, अटेंडेंस, स्कूल अटेंडेंस रेशो, ये सभी चीजें भी हमें कंपेयर करनी चाहिए। इन सभी चीजों के बेसिस पे भी हमें अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करना चाहिए अलोंग विद इनकम, ये कंक्लूड करने के लिए कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब ये आपको यही शो किया हुआ है कि जो मैंने आपको अभी इस टेबल को एक्सप्लेन किया उसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर शो की गई है। ठीक है, जितने भी हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बिहार है वहां पर सबसे ज्यादा है। बिहार में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है? क्योंकि वहां पर जो लोग हैं, जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको लेस देन 1 ईयर की एज के जो बच्चे हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं यानी कि वहां पर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है, तो यानी कि वो स्टेट जो है वो अंडर डेवलप्ड है। जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, यानी कि वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी हैं और यानी कि वो स्टेट तो डेवलप्ड भी है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो बच्चों ये हमने आज क्राइटेरिया डिस्कस किए, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज को हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे भी कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है अलोंग विद इनकम। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज का टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो मैंने आपको टेबल को एक्सप्लेन किया, जो हमने अलग अलग टेबल डिस्कस करी, उन्हीं की ही एक्सप्लेनेशन आगे गिवन है, वो आप रीड कर लेना क्योंकि उसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज पब्लिक फैसिलिटी एंड आफ्टर दैट हम करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का सारा टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।